भारत में 2014 के आसपास से बड़ी अजब गजब रीतियां चलनी शुरू हो गई हैं। रीतियां इतनी महान है कि उन पर कुछ कहते नहीं बनता। ना हंसी आती है ना गुस्सा आ पाता है। आप सोच ही नहीं पाते कि आखिर इन पर रिएक्ट कैसे किया जाए। फॉर इंस्टेंस, कुछ दिनों पहले साध्वी ऋतंबरा, याद रखिए साध्वी ऋतंबरा, ये बता रही थी कि हिंदुओं को कितने बच्चे पैदा करने चाहिए। वो महिला जो स्वयं एक साध्वी है, वो गृहस्थों को बता रही है कि उनके कितने बच्चे होने चाहिए, लेकिन ये नहीं बता रही कि उन बच्चों का भरण पोषण कैसे होगा, उनका पढ़ाई लिखाई का खर्चा कैसे होगा, उनको नौकरियां कैसे मिलेंगी। और हाँ, वो भी ऐसी इकोनॉमी में ये बातें कह रही है जिस इकोनॉमी में 90 करोड़ लोग जो रोजगार के योग्य हैं, उनमें से 45 करोड़ लोग यानी 50% लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। इसके बाद नंबर आता है श्री श्री रविशंकर का। अग्निपथ योजना क्या आई? इस देश का हर वो व्यक्ति जो कि सरकार को ये दिखाना चाहता है कि वो सरकार के कितना करीब है, अग्निपथ योजना पर अपनी राय देना वो शुरू कर चुका है। कैलाश विजयवर्गीय जी ये कहते हैं कि भाई, हम लोग अग्निवीर जो निकलेंगे अग्निपथ योजना से बाहर, उनको हम भाजपा कार्यालय में चौकीदार की नौकरी देंगे। उसके बाद एक और यूनियन मिनिस्टर आते हैं, जी किशन रेड्डी। वो भी कह देते हैं कि भाई, जो अग्निवीर हैं यानी अग्निपथ योजना के अंतर्गत जो लोग भी सेना में जाएंगे, 4 साल के दौरान उन्हें बाल काटने की, बिजली ठीक करने की, कपड़े धोने की ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि आगे जाकर वो इस तरह के कामों को अच्छे से कर सके। यानी सेना का वो जवान जो अपनी जान हथेली पर लेकर बॉर्डर पर खड़ा होता है, उसे अब कपड़े धोने की और बाल काटने की भी ट्रेनिंग दी जाएगी। लेकिन ये दोनों लोग तो सत्ता के साथी हैं, यानी सत्ता का ही हिस्सा हैं। इसीलिए उनकी बातों को एक बार के लिए फिर से हम दरकिनार कर देते हैं। अब सुनते हैं श्री श्री रविशंकर को, जो कि ये कह रहे हैं कि अग्निवीर योजना बहुत अच्छी है। और श्री श्री रविशंकर ही क्यों, ऐसे बहुत से कॉर्पोरेट हेड्स हैं, यानी कि भारत की सबसे बड़े कंपनियों के मालिक, सीईओज, जो ये कह रहे हैं कि अग्निवीर योजना बहुत अच्छी है और वो अपने यहाँ नौकरियों में अग्निवीरों को प्राथमिकता देंगे। सबसे पहली बात आप मुझे ये बताइए कि 17 वर्ष का जो लड़का है, जो कि अग्निवीर योजना का हिस्सा बन चुका है, 21-22 साल की उम्र में रिटायर हो चुका है, आप उसको आखिर क्या नौकरी देंगे? क्या आप कैलाश विजयवर्गीय जी की ही तरह उनको अपनी कंपनी के बाहर गार्ड या चौकीदार बनाने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर आप उनको वाकई में स्किल अप करने के बारे में सोच रहे हैं? जाहिर सी बात है कि 17 से 18 साल का कोई लड़का ग्रेजुएट नहीं होगा। आपकी कंपनी में ऐसी कितनी नौकरियां हैं जो कि ऐसे लोगों के लिए है जो ग्रेजुएट नहीं है? और उसके बाद तब आप बड़ी बड़ी बातें कीजिए। अगर आप लोगों के अंदर थोड़ी सी भी देशभक्ति है और वाकई है, सेना का, डिसिप्लिन का आप लोग इतना ही ख्याल रखते हैं, तो फिर आपकी कंपनीज में एनसीसी के कैडेट्स के लिए कोई कोटा क्यों नहीं है? आप क्यों एनसीसी से पास हुए कैडेट्स को अपने यहाँ पर नौकरी नहीं देते हैं, ये मानकर कि ये लोगों ने अच्छे डिसिप्लिन के साथ अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट की है? आप ये भी बता दीजिए कि इस समय सेना से या अर्धसैनिक बलों से जितने भी लोग रिटायर हुए हैं, उनको आप लोग अपनी कंपनीज में कैसे एब्जॉर्ब करते हैं? जो व्यक्ति 30, 35, 40, हो सकता है 58 साल की उम्र में रिटायर होकर आया हो, वो आपकी कंपनी में भला क्या नौकरी कर सकता है? इस पर प्रकाश डालना बड़ा जरूरी है। बिना इन बातों पर ध्यान दिए या बिना ये डिटेल्स बताए ये कह देना कि भाई अग्निवीर तो बहुत अच्छी योजना है और हम अग्निवीरों को अपनी कंपनियों में नौकरी देंगे, ये बहुत ही गलत बात है। अगर एक लड़का 23 साल की उम्र में रिटायर होकर आता है, सिर्फ 12वीं पास है, क्या आप उस लड़के को अपनी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाएंगे? आपकी कंपनी में जो ऑलरेडी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, जो 4 साल तक इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके और बहुत मशक्कत के बाद अपनी कंपनी में अपनी जगह बना पाए हैं, उनका क्या होगा? क्या आप लोगों के पास इतनी क्षमता है कि आप ऐसे लोगों को एब्जॉर्ब कर सके जो आपकी नजर में शायद अनस्किल्ड है? मुझे ये बताइए कि अगर आपकी कार मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी है या कार बेचने की कंपनी है, तो क्या आप उन्हें सेल्समैनी का काम देंगे या फिर अपनी कार के शोरूम के बाहर भी आप उन्हें चौकीदार की नौकरी दे देंगे? आखिर आप लोग चाहते क्या है? आप क्या देश के लोगों का मजाक उड़ाना चाहते हैं? देश के जवान बच्चों का मजाक उड़ाना चाहते हैं? मुझे ये बात अभी तक हजम नहीं होती कि कॉर्पोरेट सेक्टर के लोगों को
और ये जो साधु है, साध्वी है, संत है, आखिर उन्हें किसने हक दिया है इस बारे में डिस्कस करने का कि अग्निपथ योजना और अग्निवीर अपने जीवन में आखिर क्या करेंगे। ये लोग ना ही सेना के एक्सपर्ट हैं और ना ही इनके परिवारों के बच्चे सेना में हैं। जब आपके परिवार के लोग सेना में होते हैं तो आप जानते हैं कि सैनिक कितना सैक्रिफाइस करते हैं। आप ये भी जानते हैं कि आपके परिवार के लोग जान हथेली पर लेकर आगे बढ़ रहे हैं, कभी नक्सली इलाकों में, कभी चिलचिलाती धूप में और कभी 0 के नीचे के तापमानों में भी। आप ये भी जानते हैं कि सैनिकों को समाज में इतना ऊंचा कद क्यों दिया जाता है। आज मोदी सरकार को 8 साल हो चुके हैं। 8 साल में जो हमारे पुराने सैनिक थे, जो रिटायर होकर आ चुके हैं, उनके रिहैबिलिटेशन के लिए आपने क्या किया। कई सारे सैनिक ऐसे भी होते हैं जो कुछ साल सर्विस करने के बाद नौकरी छोड़ देते हैं, वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लेते हैं। उनके रिहैबिलिटेशन के लिए आपने क्या किया। आप ये बताइए कि 1 रैंक 1 पेंशन की बात करते करते हमारे सारे पूर्व सैनिक थक गए। अब जो बच्चे नए सेना में भर्ती होने जा रहे हैं, उन्हें कौन सी रैंक मिलेगी, कौन सा पेंशन मिलेगा। क्या अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिन्होंने पेंशन खत्म कर दी, उनसे एक कदम आगे बढ़कर अब आप नौकरियां ही खत्म कर देना चाहते हैं इस देश में? खास तौर पे सेना की नौकरी, जहां पर आपको जज्बे की जरूरत होती है, ऐसे लोगों की जरूरत होती है जिनके अंदर देशभक्ति कूट कूट कर भरी हुई हो। और इस देश में ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं है जो कि स्वभाव से ही देशभक्त हैं और जो अपनी देशभक्ति के खातिर सियाचिन के ग्लेशियर्स में भी जाकर दिन रात डटे रहते हैं, सिर्फ अपने देश की रक्षा करने के लिए। किसी भी देश का प्रधानमंत्री, कोई मुख्यमंत्री, यहाँ तक कि कोई ब्यूरोक्रेट भी एक सैनिक और उसके बलिदान के आगे अपना सर झुकाता है, क्योंकि वो जानता है कि जब पहली गोली आती है तो वो हमेशा सैनिक के सीने पर आती है, किसी प्रधानमंत्री के सीने पर नहीं आती, किसी मुख्यमंत्री के सीने पर नहीं आती है। और मोदी जी को तो यह बात पता होनी चाहिए। अपनी माता जी के बर्थडे पर वो उनके पैर धोने पहुंच गए कैमरा लेकर, लेकिन ये भी तो बताइए कि वो हजारों माएं जिनके बच्चे सेना में भर्ती होना चाहते थे, उन माओं के लिए आपने क्या किया। आपने उनके सपने तोड़ दिए। एयरफोर्स में, आर्मी में पिछले 2 साल से कोई भर्ती नहीं हुई है। उन बच्चों का क्या होगा जो तैयारियां कर रहे थे और अब उनके पास अग्निपथ स्कीम के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। 4 साल बाद जब ये बच्चे रिटायर होंगे, उसके बाद इनके ऊपर नाकामी का एक ठप्पा लग जाएगा। ना तो उस समय वो पढ़ने के हालात में होंगे और ना ही वो अपने आप को दोबारा स्किल अप करने के हालात में होंगे, क्योंकि उन्हें स्किल अप करने के लिए कोई मदद नहीं मिलने वाली है। इमेजिन कीजिए एक 17-18 साल का बच्चा जिसने कि 12वीं कक्षा पास की हो, फिर उसके बाद वो अग्निपथ स्कीम में जाकर अग्निवीर बन जाता है। फिर जब वो रिटायर होकर आता है तो आखिर वो करेगा क्या? क्या वो कॉलेज जाएगा या फिर कहीं पर जाकर चौकीदार बन जाएगा? इन सारी बातों को समझना हमारे लिए बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम नहीं समझते हैं तो फिर हम अपने बच्चों के भविष्य के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रहे होंगे। ये कहना बिल्कुल अतिशयोक्ति नहीं है कि ये सरकार हड़बड़ी में अग्निपथ योजना को सामने लाने की कोशिश कर रही है और इसकी वजह से ना सिर्फ हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, बल्कि सेना के साथ खिलवाड़ हो रहा है। वो सेना जहां पर जाकर हमारे बच्चे सर्विस करते हैं, देश की रक्षा करते हैं, देश की सर्विस करते हैं। भारतीय सेना कोई भारतीय क्रिकेट टीम नहीं है कि आपने 2-3 मैचेस में अच्छा परफॉर्म नहीं किया या कोच को आप पसंद नहीं आए तो उठाकर आपको टीम के बाहर बेंच पर बिठा देंगे। भारतीय सेना अपने आप में एक कल्चर है, एक डिसिप्लिन है, एक लाइफस्टाइल है, जिसे न जाने कितने हजार बच्चे हर रोज जीते हैं। अगर हम उस कल्चर को बर्बाद करने की ओर बढ़ना शुरू कर देंगे तो फिर हम इस समय पर, जब चीन बार बार हमारे देश में घुसने की कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान का खतरा अभी भी नहीं टला है और जिस समय हमारे देश को अपनी सुरक्षा को मजबूत करना चाहिए, हम उल्टा कुल्हाड़ी लेकर अपनी सेना की टांगे काटने का काम करेंगे और ये हमें बिल्कुल नहीं होने देना है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आप लोग आंखें बंद करके किसी चीज को मानना छोड़ें। अग्निपथ स्कीम के बारे में जानिए। ये स्कीम बच्चों के लिए, उनके भविष्य के लिए नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो ये बात कहते हैं कि भाई 4 साल बाद जो व्यक्ति रिटायर होगा उसके पास 11 लाख रुपए उसके खाते में होंगे। मुझे एक बात बताइए, वो व्यक्ति
21,000 रुपए की सैलरी पर 4 साल काम करेगा। सेना को मिलने वाला कोई बेनिफिट उसे नहीं मिलेगा, सेना को मिलने वाली पेंशन उसे नहीं मिलेगी, और इसके बाद जब 4 साल बाद वो 11 लाख रुपए लेके रिटायर होगा तो आखिर उन पैसों का करेगा क्या? आपके पास 11 लाख रुपए हो अपनी पूरी जिंदगी चलाने के लिए, तो आप क्या करेंगे? आप ये भी जानते हैं कि भारत में लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है? पुरुषों के लिए कितनी है, महिलाओं के लिए कितनी है, जरा पता कीजिए और उसमें से 23 साल कम कर दीजिए। और मुझे ये बताइए कि जिंदगी के 50 से भी ज्यादा साल कोई व्यक्ति 11 लाख रुपए के दम पे कैसे काट सकता है, स्पेशली तब जब उसके पास कोई और स्किल नहीं है, जब उसके पास कोई और जरिया नहीं है अपने आप को रोजगार देने का। ये कोई स्कीम नहीं है, ये एक तरीका है भारत के युवाओं को बरगलाने का, उन्हें फुसलाने का और उनके भविष्य के साथ खेलने का। इसीलिए हम लोग इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। अगर आप भी सेना में जाने के इच्छुक हैं और आप इस स्कीम का विरोध कर रहे हैं तो मेरा आपसे ये अनुरोध है कि कृपया शांतिपूर्वक तरीके से ही विरोध करें। सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाकर हम उसी देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं जिसके लिए हम दिन रात जीते हैं। इसलिए विरोध का तरीका कोई भी हो, शांतिपूर्ण होना चाहिए। और अगर कोई बुराई है, अगर कुछ बुरा हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज उठाना हमारा फर्ज है।